प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दुष्यंत कुमार, जिसकी गज़लें हिंदी साहित्यिक धरातल पर बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुकी हैं, ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और उनकी गज़लें सामाजिक राजनीतिक चेतना को उभारने का काम कर रही हैं। सामाजिक परिवेश में मानवीय संवेदना के अभाव को लेकर के उनकी गज़लों में व्यंग्य किया गया है। जीवन जीने की एक प्रबल लालसा रखने का संदेश भी उनकी गज़लों में दिया गया है। तो देखो, दुष्यंत कुमार की जो गज़लें हैं उनमें जीवन संघर्ष को लेकर के एक आस्था दिखाई है। तो आज हम दुष्यंत कुमार की गज़लों को पढ़ कर के और उन गज़लों के अंदर क्या भावनाएं छिपी हुई हैं और वे गज़लें हमारे लिए या आगे समाज के लिए क्या क्या प्रेरित करती हैं, कैसे प्रेरित करती हैं। तो देखो, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। देखो, ये गज़ल की दो पंक्तियां हैं। ये जो दोहे हैं, ये गज़लें हैं। ये गज़लें हैं, दुष्यंत कुमार की कृति है, रचना साये में धूप। साये में धूप शीर्षक से अवतरित की गई है। साये में धूप शीर्षक से अवतरित की गई है। इसमें कवि ने जीवन संघर्ष को लेकर आस्था का स्वर व्यक्त किया है। और वह आस्था का स्वर कैसे व्यक्त किया है, देखो, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। देखो, जर्जर एक शब्द आया है, जर्जर कठिन शब्द। जर्जर का मतलब होता है पुरानी। जर्जर का मतलब होता है पुरानी, टूटी फूटी, क्षीण अवस्था में। ये जर्जर का मतलब कहलाता है। ये कमज़ोर, एक ही बात है, पुरानी, कमज़ोर, क्षीण, जर्जर अवस्था। ये जर्जर का मतलब होता है खंडर के रूप में। और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो जर्जर का मतलब कमज़ोर या पुरानी, ये बताया है। और लहरें आप सभी जानते हैं, लहरों का मतलब होता है तरंगों। तो देखो, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कवि दुष्यंत कुमार प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं, क्योंकि ये जो गज़ल है वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं कि इस जीवन रूपी गतिशील नदी की धारा में, कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी गतिशील नदी की धारा में संघर्ष करने
एवं जीने की इच्छा रखकर आगे बढ़ने की, जीने की इच्छा रख कर के आगे बढ़ने की प्रेरणा रूपी हवा बहती रहती है। कवि कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक नदी की धारा के समान है और हमारे अंदर जीवन जीने की जो इच्छा है, जीवन जीने की इच्छा को आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करती रहती है। प्रेरणा रूपी जो हवा है वो हमें ये प्रेरित करती है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। देखो, चाहे नाव कमजोर हो, कैसी हो, कमजोर हो, पुरानी हो, क्षीण अवस्था में हो, खंडर के रूप में हो, तो चाहे नाव कमजोर हो, पुरानी हो, क्षीण अवस्था में हो, परंतु वह लहरों से टकराने की क्षमता रखती है। वह जो नाव है कितनी भी कमजोर हो, पुरानी हो, क्षीण अवस्था में हो, पर वह लहरों से टकराने की क्षमता रखती है। कवि का कहने का भाव ये कि चाहे शरीर कितना भी कमजोर हो जाए, दुबला पतला हो जाए, परंतु उसमें संघर्ष करने तथा जीवन जीने की इच्छा रखने की, अर्थात जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा होती है जिजीविषा, जिजीविषा रखने की भावना विद्यमान है। उसके अंदर जीवन जीने की इच्छा रखने की भावना विद्यमान है, या फिर संघर्ष करने या जिजीविषा रखने की भावना विद्यमान है। ऐसे जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा, ऐसे जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मनुष्य के अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ने की जो प्रेरणा होती है वो मनुष्य के अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाती है। देखो, ये जो गजल है इसमें सामाजिक परिवेश में मानवीय संवेदना के अभाव को लेकर के इसमें व्यंग्य किया गया है, और जीवन जीने की एक लालसा होती है हमारे अंदर, उस जीवन जीने की लालसा रखने का इसमें संदेश व्यक्त किया गया है। इसमें अन्योक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। देखो अगली गजल, खंडहर बचे हुए हैं, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। देखो, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। देखो, जो ये गजल की पंक्तियां हैं ये मनुष्य के समाज के लिए क्या संबोधित करती हैं? वैसे ये प्रतीकात्मक रूप में समाज को संदेश देती हैं कि परतंत्रता एवं दासता के अवशेषों को लेकर के, परतंत्रता एवं दासता के अवशेषों को लेकर के इसमें भावना व्यक्त की गई है इन पंक्तियों में। और इसमें जो समाज में जो चेतना होती है, सामाजिक चेतना बोलते हैं जिसको, उस सामाजिक चेतना को भी प्रमुख रूप से इसमें व्यक्त किया गया है। देखो, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। खंडहर आप सभी जानते हैं, खंडहर जो बहुत पुरानी इमारत हो जाती है, टूटी फूटी इमारत जो पहले से काफ़ी समय से जो आज भी बनी हुई है, उसके अवशेष मिले हुए हैं, वो खंडहर कहलाते हैं। तो देखो, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही।
ये प्रतीकात्मक रूप में परतंत्रता एवं दासता के अवशेषों को लेकर के इसमें भावना व्यक्त की गई है। कवि दुष्यंत कुमार जी ने इसमें भावना व्यक्त की है कि कवि प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं कि इमारत जर्जर होकर के गिर चुकी है, इमारत जर्जर होकर के गिर चुकी है और अब केवल ये खंडहर के रूप में बची हुई है। ये जो इमारत थी ये जर्जर हो गई है, क्षीण हो गई है और ये खंडहर के रूप में बची हुई है। क्योंकि अब सिर पर, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही है, क्योंकि अब सिर पर उस पुराने मकान का साया नहीं है, सिर पर उस पुराने मकान का साया नहीं है। देखो, इसका मतलब है कि परतंत्रता एवं दासता रूपी जो इमारत है हमारी, वो ढह गई है। जो हम पहले से परतंत्र हो रहे हैं, हम दास बने हुए हैं, वो परतंत्रता और दासता की जो इमारत है वो ढह चुकी है, नष्ट हो चुकी है। शोषण का जो तंत्र है यह साम्राज्यवादियों की जो इमारत है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, क्षीण हो गई है, नष्ट हो चुकी है। साम्राज्यवादियों की जो इमारत थी, शोषण की जो इमारत थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। देखो, जो समाज है, उस समाज में जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उस जनता के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उनके सिर पर शोषण और दमन की छत नहीं रही है, मतलब छाया नहीं रही है। जो शोषण और दमन था, जो पहले से चला आ रहा था, उनके ऊपर शोषण हो रहा था, उनका दमन हो रहा था, उसकी छाया नहीं रही है, वो उस छाया से दूर हो चुके हैं। वो जो छत थी उन पर, उस जो छत थी, शोषण और दमन की जो छत थी, वो छत अब उसकी जो छत की छाया नहीं रही है, वो नष्ट हो चुकी है। अब वह उस पुराने साम्राज्यवादियों की जो इमारत है उससे सर्वथा मुक्त होकर के शांति का अनुभव कर रही है। अब वह पुराने जो साम्राज्यवादी इमारत हैं, जो पुराना तंत्र है, उससे सर्वथा मुक्त होकर के ये शांति का अनुभव कर रही है। तो देखो, इसमें कवि की जो सामाजिक चेतना है, उस सामाजिक चेतना को हम सभी के सामने व्यक्त किया गया है और हमारे लिए ये एक संदेश रूप में कही गई है कि व्यक्ति के अंदर एक सामाजिक चेतना उत्पन्न हो चुकी है और उसको, उस सामाजिक चेतना को और भी ज़्यादा प्रज्वलित करनी चाहिए। वो एक क्रांति की चेतना है, उस क्रांति की चेतना को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें एक चिंगारी उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि वो चिंगारी एक बड़े रूप में आग का रूप पकड़ ले। तो देखो, इमारत और खंडहर ये प्रतीकात्मक रूप बताए गए हैं, इसमें अनुप्रास आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। देखते हैं, अब अगला पद लेते हैं। परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। देखो, परिंदे
शब्द आया इसमें। परिंदे का मतलब होता है पक्षी। परिंदे का अर्थ क्या होता है? पक्षी। पक्षी होता है परिंदे का अर्थ। और पर का मतलब होता है उनके जो पंख होते हैं परिंदों के, उनको बोलते हैं पर। परिंदे पक्षी होती है, पक्षी, और पर होता है पंख। तो परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। तो देखो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत की, ये जो पंक्तियां हैं कवि दुष्यंत की, ये आप सभी को पता है कि साये में धूप गजल से तो ली गई है। सारी पंक्तियां हैं जो साये में धूप गजल से ली गई हैं। इसमें जो एक पक्षी होता है, उस पक्षी के माध्यम से मनुष्य की संघर्षशीलता की इसमें व्यंजना की गई है। जो मानव जाति होती है, मनुष्य होता है, उस मनुष्य की संघर्षशीलता की व्यंजना की गई है, व्यक्ति की। तो देखो कवि प्रतीकात्मक रूप में कहता है कि पक्षी आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाने का प्रयास कर रहा है। पक्षी होते हैं, आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जो वे पक्षी हैं वे स्वयं को दुर्बल, कमजोर नहीं मान रहे हैं। पक्षी अपने को दुर्बल और कमजोर नहीं मान रहे हैं और आकाश में उड़ने के लिए अपने पंखों को फैला करके फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपितु जो उनकी भावना है, उन भावनाओं के अनुसार वे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जो उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अनुसार वे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हवा में सनसनी घोले हुए, इसी से वह हवा में, हवा कहते हैं वायु, वायु में अपने पंखों से सनसनी घोल रहे हैं। कहने का भाव यह कि जो उस समय जो परिवेश था, वातावरण था, जो समकालीन परिवेश है, उस समकालीन परिवेश में सामान्य व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तैयार है। उस परिवेश में सामान्य व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तैयार है। इससे वे समाज में अपनी अस्मिता का स्वर फैला रहा है। समाज में अपनी अस्मिता का स्वर फैला रहा है। इस तरह उसकी जो संवेदना है वो और भी ज्यादा प्रखर बन गई है। उसकी जो संवेदना है वो और भी ज्यादा प्रखर बन गई है। देखो बच्चों, ये जो पंक्तियां, इन पंक्तियों में परिंदे के माध्यम से ही व्यक्ति को संघर्षशील बने रहने के लिए प्रेरित किया गया है। परिंदे के माध्यम से, कि व्यक्ति परिंदे के माध्यम से, जिस प्रकार परिंदा एक संघर्षशील होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्षशील बने रहना चाहिए। इसमें क्या है, संघर्ष जब व्यक्ति करता है तो उसमें सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से आता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा संघर्षशील बने रहना चाहिए। इसमें अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये अगली पंक्तियां हैं। एक कबूतर चिट्ठी लेकर, एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था। मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। देखो बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार जी की, और इन पंक्तियों में समय की विपरीत दशा, समय की विपरीत दशा तथा उसके प्रभाव का इसमें वर्णन किया गया है। समय की विपरीत दशा एवं प्रभाव का वर्णन किया गया है। देखो, कवि प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं
कि एक कबूतर पहली बार, एक कबूतर है जो पहली बार किसी का पत्र लेकर के उड़ा। एक कबूतर होता है वो पहली बार किसी का पत्र लेकर के उड़ा, परंतु मौसम विपरीत था। कैसा था? बिल्कुल खराब मौसम था, मौसम विपरीत था, इस कारण वह उड़ नहीं सका। इस कारण वह उड़ नहीं सका। क्यों नहीं उड़ सका? क्योंकि मौसम उसके अनुकूल नहीं था, उसके प्रतिकूल था, वह उड़ नहीं सका। तो देखो, जो मौसम रूपी जो बहेलिया है, मौसम रूपी बहेलिया कहते हैं एक शिकारी होता है, उस मौसम को शिकारी का रूप दे दिया है। तो मौसम रूपी बहेलिये ने या शिकारी ने या अहेरी ने उस पर गुलेल चला दी है। गुलेल आप जानते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक त्रिकोण वाली लकड़ी होती है, उसमें रबड़ लगा करके और कोई गोली वगैरह छोटी छोटी कंची वगैरह उसमें लगा करके चलाते हैं, उसको बोलते हैं गुलेल। तो सुनो कि जो वह कबूतर है वो विपरीत स्थिति के कारण नहीं उड़ सका, तो मौसम रूपी जो अहेरी है, बहेलिया है, उस मौसम रूपी बहेलिया ने उस पर गुलेल चला दी और वह उसकी चोट से, उस गुलेल की चोट से एकदम जमीन पर आकर के गिर पड़ा, वह उड़ नहीं सका। तो इसका मतलब तुम समझते हो। देखो, पहले तो ये बता देता हूं कि कबूतर होते हैं ना, कबूतर पहले क्या है कि पत्र भेजने का संदेश करते थे, ये संदेश वाहक होते थे कबूतर, पुरानी परंपरा के अनुसार। तो इसमें क्या है कि समय विपरीत रहे तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। समय अगर हमारे विपरीत है, प्रतिकूल है, तो हमारा जो बना बनाया काम भी है ना, वो भी बिगड़ जाता है। मतलब विपरीत समय आने पर भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए और संघर्ष करते रहने के लिए, संघर्ष करते रहने को तैयार रहना चाहिए। हर समय संघर्ष करते रहना चाहिए व्यक्ति के लिए, कि संघर्षशील बने रहना ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति हमेशा संघर्षशील बना रहता है, वो ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देखो, इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा भी बहुत ही सरल भाषा या सरल सहज भाषा है। धन्यवाद।